गुड मॉर्निंग, वेलकम टू घटना सूत्र। मैं हूँ दृष्टि जैन और आज हम पढ़ेंगे 4 जुलाई 2025 के करंट अफेयर्स बोथ प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस पर्सपेक्टिव से। ठीक है, तो चलो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रीलिम्स का टॉपिक। तो प्रीलिम्स में सबसे पहला टॉपिक है तमाल द लास्ट इम्पोर्टेड वॉरशिप। आप सभी को पता होगा कि हम तमाल 2 दिन से कंटिन्यूसली पढ़ रहे हैं, मतलब ये कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और रेगुलरली ये न्यूज़पेपर्स में आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं तमाल के बारे में। तो तमाल क्या है? विद द कमीशनिंग ऑफ आईएनएस तमाल को कहाँ कमीशन किया गया है? कहाँ कमीशन किया गया था? यंतर शिपयार्ड, रशिया में। द इंडियन नेवी हैज़ लाइकली इंडक्टेड, जो लास्ट फॉरेन बिल्ड वॉरशिप है ना, वो हमने इंडक्ट कर ली है। ठीक है, अब हम किस तरफ मूव करना चाहते हैं? मैक्सिमम इंडिजिनाइजेशन की तरफ मूव करना चाहते हैं अलॉन्ग विद द प्रिंसिपल ऑफ आत्मनिर्भरता। अब की हाइलाइट्स देखते तो हमने देखा था उस दिन कि ये तलवार क्लास मल्टी रोल फ्रिगेट है जो डिस्प्लेस करेगी 4035 टन को, और लास्ट ऑफ द 4 फॉलो ऑन तलवार क्लास फ्रिगेट्स है। तो पूछ सकता है कि कौन से क्लास की फ्रिगेट है, तो तलवार क्लास की है। इसमें ये ब्रह्मोस से इक्विप्ड है, ब्रह्मोस मिसाइल से। बराक 1 एयर डिफेंस मिसाइल है। बराक 1 क्या है? एयर डिफेंस मिसाइल है। टॉर्पिडोज़ है और 533 mm हैवी वेट टॉर्पिडोज़ भी हैं, और इसमें सरफेस टू एयर और एंटी शिप कैपेबिलिटीज़ दोनों हैं। इसका रेंज है 8500 नॉटिकल माइल्स और लेंथ है 124.8 मीटर, विड्थ है 15.2 मीटर। ये अभी आपको याद नहीं करना है, ठीक है, थर्ड वाला पॉइंट। अब प्रीवियस और कौन कौन सी वॉरशिप्स की डील हुई थी? तो आईएनएस तुशील है एक, जो 2018 में कमीशन की गई थी। ठीक है, ये भी रशिया से ली थी हमने। और आईएनएस तरुण है और आईएनएस तैशार है। ठीक है, ये भी रशियन कोलैबोरेशन में गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के साथ बनी थी। ठीक है, तो कौन कौन सी देखी हमने? सबसे पहले तमाल देखी जो तलवार क्लास की है, फिर दूसरी आईएनएस तुशील देखी, फिर आईएनएस तरुण और आईएनएस तैशार। ठीक है, अब लीगल प्रोविजंस देखते हैं। तो 51A क्लॉज डी है, जो फंडामेंटल ड्यूटी है हर एक सिटीजन की, टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। फिर आर्टिकल 19(1) क्लॉज जी है, जिसमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस की बात करिए कि फ्रीडम तो है आपको प्रोफेशन प्रैक्टिस करने का, लेकिन उससे नेशनल सिक्योरिटी या डिफेंस वाली चीज़ें हैम्पर नहीं होना चाहिए। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट डिफेंस प्रोजेक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो प्रोजेक्ट 11356 है, ये इंडो रशियन डिफेंस कोलैबोरेशन है, जिसमें रशिया हमको 4 एडवांस्ड फ्रिगेट्स प्रोवाइड करेगा। ठीक है, जिसमें से 2 रशिया में बनेंगी और 2 गोवा में बनेंगी। फिर सेकेंड है डायरेक्टरेट ऑफ नेवल डिज़ाइन है, जो 1970 में बना था, वो रिस्पॉन्सिबल है इंडिजीनियस वॉरशिप डिज़ाइन के लिए इंडिया में। फिर ब्रह्मोस तो हम काफ़ी बार पढ़ चुके हैं। तो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जो इंडिया और रशिया मिलके बना रहे हैं, जिसकी स्पीड है 2.8 to 3 मैक और रेंज है 450 किलोमीटर से ज़्यादा। फिर बराक 1 जो भी हमने सरफेस टू एयर मिसाइल देखी, ये इसराइल और इंडिया की कोलैबोरेशन से बनी है, और इसमें एंटी शिप मिसाइल्स और एयरक्राफ्ट वगैरह की कैपेबिलिटी है, और रेंज है 12 किलोमीटर तक। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा, इंपॉर्टेंट था। ठीक है, बराक 1 भी आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा, एयर डिफेंस मिसाइल। फिर नेक्स्ट टॉपिक है मिनिस्ट्री डिफर्स फॉरेस्ट लैंड नॉट फॉर पूरी एयरपोर्ट, साइट्स कंसर्न्स ओवर ऑलिव रिडले टर्टल्स माइग्रेटरी बर्ड्स। तो क्या है, जो इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री है ना, उसने बोला है कि हम फॉरेस्ट लैंड का नॉट नहीं दे सकते पूरी एयरपोर्ट के लिए, क्योंकि ऑलिव रिडले टर्टल को हार्म होगा। तो MOEFCC हैज़ डिफर्ड फॉरेस्ट क्लियरेंस फॉर द इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो प्रपोज्ड है पूरी में, क्योंकि दैट विल इम्पैक्ट ऑलिव रिडले टर्टल, इरावदी डॉल्फिन एंड माइग्रेटरी बर्ड्स, इन सबको इम्पैक्ट होगा। ठीक है, तो ये जो प्रपोजल है किसने वापस भेजा था? फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी ने। ये कमेटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसके बारे में अपन देखेंगे। अब हाइलाइट्स क्या है कि इसमें क्या है, 13,000 पेड़ कटने थे, जिससे कि कोस्टल फॉरेस्ट लैंड को बहुत ज़्यादा डिग्रेड होता और चिलिका लेक भी हैम्पर होता है। यहाँ पे आप सभी को पता है कि इरावदी डॉल्फिन्स और माइग्रेटरी बर्ड्स आती है। और ये क्या है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इट इज़ ऑल्सो ऑन द वे टू सेंट्रल एशियन फ्लाईवे, सेंट्रल एशियन फ्लाईवे का पार्ट है। ठीक है, फिर जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हैज़ बीन टास्क टू स्टडी द इम्पैक्ट ऑन माइग्रेटरी बर्ड्स। तो ZSI को टास्क मिला है कि वो इम्पैक्ट ऑन माइग्रेटरी बर्ड को स्टडी करे यदि पूरी एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनता है तो। ठीक है, फिर इससे रिलेटेड आर्टिकल्स एनवायरमेंट के रिस्पेक्ट में हमको लिखना, और ये अभी तक आप सभी को याद हो जाना चाहिए। 48 क्लॉज ए, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है 1986 का, और इसमें देखो 48 क्लॉज ए लिखा हुआ है, और एक और हमको पता है 51A क्लॉज जी। ठीक है, फिर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है 1986 का, जो फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है कोऑर्डिनेशन का बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट अथॉरिटीज़ टू प्रोटेक्ट इकोसिस्टम सर्विसेज। अब अभी हमने बोला था ना कि फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी पढ़ेंगे कि ये क्या है फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी। तो ये एक्सपर्ट पैनल है MOEFCC के अंदर, जो अप्रेस करता है फॉरेस्ट लैंड डाइवर्जन प्रपोजल्स को। ठीक है, उसके बाद ऑलिव रिडले टर्टल है, जिसका स्टेटस क्या है? वल्नरेबल, ये इंपॉर्टेंट है।
अब ये क्यों फेमस है? अपने मास नेस्टिंग के लिए फेमस है, जिसको अरीबाड़ा बोलते हैं, जो गहिरमाथा और ऋषिकुल्या कोस्ट में होता है उड़ीसा में। अरीबाड़ा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर रही हूँ आप सभी के लिए, ठीक है। फिर जो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है ना, ये प्रीमियर इंडियन ऑर्गेनाइजेशन है, MOFCC के अंदर है और रिस्पॉन्सिबल है सर्वे के लिए, रिसर्च के लिए और डॉक्यूमेंटेशन के लिए इन एनिमल की इंडिया में एनिमल डाइवर्सिटी के लिए। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? कोलकाता में है, 1916 में बना था। अब ये वाले जो आज हम पॉइंट्स पढ़ रहे हैं ना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव, ठीक है, मतलब ये सब इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। फिर नेक्स्ट है जो चिलिका लेक है, वो एशिया का लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लगून है और एक रामसर साइट भी है और क्रिटिकल वेटलैंड हैबिटेट है। अब इरावदी डॉल्फिन के बारे में देख लेते हैं। तो ये एंडेंजर्ड स्पीसीज़ है। चिलिका होस्ट करता है लार्जेस्ट लगून पॉपुलेशन ग्लोबली, ठीक है। फिर 2023-24 के नेस्टिंग सीजन में 39,811 ऑलिव रिडले एग्स कलेक्ट हुए थे और हैचलिंग्स को रिलीज़ किया गया था, ठीक है। आई होप ये क्लियर होगा। फिर नेक्स्ट टॉपिक इज स्मॉल्डरिंग वॉन हाई 503 स्टिल अड्रिफ्ट ऑफ केरला कोस्ट विदाउट अ पोर्ट ऑफ रिफ्यूज। तो क्या सिंगापुर फ्लैग्ड एक वेसल है वॉन हाई 503, उसमें आग लग गई थी ऑफ द केरला कोस्ट, लेकिन द शिप रिमेन्स अड्रिफ्ट। तो अभी तक शिप वहीं है 130 नॉटिकल माइल्स ऑफ द इंडियन कोस्ट लाइन, लेकिन वो इंडिया की EEZ के बाहर है, आउटसाइड द इंडियन इकोनॉमिक जोन। द वेसल कंटिन्यूज टू एमिट फायर एंड स्मोक। तो अभी भी वहाँ पे फायर और स्मोक एमिट होता है, क्रिएटिंग अ मैरीटाइम सेफ्टी रिस्क। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी रिस्क की बात है, क्योंकि ये ना बहुत बड़ा हाई डेंसिटी शिपिंग कॉरिडोर भी है अरेबियन सी का। अब इसकी की हाइलाइट्स की बात करते हैं तो वेसल लाइज आउटसाइड द इंडियाज़ EEZ। तो इंडिया के EEZ के बाहर है, जो कि 200 नॉटिकल माइल्स तक एक्सटेंड करता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकते हैं कि EEZ कहाँ तक एक्सटेंड करता है, तो 200 नॉटिकल माइल्स तक। फिर उसके बाद है डिस्पाइट इंटरवेंशन बाय द सैल्वेज टीम। तो सैल्वेज टीम है TNT सैल्वेज एंड द इंडियन नेवी। उनके एफर्ट्स के बाद भी अभी तक कुछ नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ये हैम्पर हो जा रहा है एडवर्स वेदर इम्पैक्ट से और लॉजिस्टिकल इशू से। फिर डायरेक्टरेट जनरल ऑफ शिपिंग ने हैज़ नॉट रिसीव्ड अ डायरेक्ट फ्यूल ट्रांसफ़र एंड सेफ्टी प्लान फ्रॉम द शिप्स ओनर। तो शिप के ओनर ने अभी तक कुछ डायरेक्टरेट जनरल ऑफ शिपिंग को कन्वे नहीं किया है और ग्रांट भी नहीं लिया है पोर्ट ऑफ रेफ्यूज का, उसमें डिले हो रहा है, ठीक है। फिर लीगल प्रोविजंस की बात करते हैं तो आर्टिकल 297 इससे रिलेटेड है, जिसमें ऑल लैंड एंड मिनरल एंड अदर वैल्यूएबल थिंग्स अंडरलाइंग द ओशियन विद इन द टेरिटोरियल वाटर और द कॉन्टिनेंटल शेल्फ ऑफ इंडिया वेस्ट विद द इंडियन यूनियन। तो इसमें क्या बोल रहा है, इसमें क्या क्या चीज़ें जो भी हमारे चाहे मैरीटाइम इन्फ्लुएंस हो चाहे लैंड इन्फ्लुएंस हो, जो भी हमारे अंदर आते मिनरल्स हो चाहे लैंड हो चाहे कुछ भी हो, वो इंडिया यूनियन गवर्नमेंट के पास उसका पावर वेस्ट है। फिर एक मर्चेंट शिपिंग एक्ट है 1958 का, जो एम्पावर करता है इंडियन अथॉरिटीज़ को मैरीटाइम सेफ्टी से रिलेटेड, नेविगेशन से रिलेटेड, सैल्वेज से और शिपिंग स्टैंडर्ड्स से, ठीक है। फिर की फैक्ट्स की बात करते हैं तो उसमें मिनिस्ट्री कौन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज है। फिर डायरेक्टरेट जनरल ऑफ शिपिंग की बात करें यदि हम, तो ये नोडल एजेंसी है फॉर इम्प्लीमेंटिंग शिपिंग लॉज, सेफ्टी प्रोटोकॉल्स एंड पोर्ट ऑपरेशंस इन इंडिया। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये डीजीज डायरेक्टरेट जनरल ऑफ शिपिंग का। फिर पोर्ट ऑफ रेफ्यूज क्या होता है, ये क्योंकि हमारे लिए नया टर्म है, हमने रेफ्यूजीज तो सुना है, बट पोर्ट ऑफ रेफ्यूज क्या होता है। अ पोर्ट वेयर अ शिप इन डिस्ट्रेस इज अलाउड टू डॉक सेफली। तो यहाँ पे क्या होता है, कोई भी यदि मतलब पूरा वर्ल्ड वाइड की बात करें तो कोई यदि शिप डिस्ट्रेस में है तो उसको वहाँ पे डॉक करने की परमिशन दी जाती है सेफली। इट रिक्वायर्स क्लियरेंस फ्रॉम द कोस्टल अथॉरिटीज़। तो कोस्टल अथॉरिटी से क्लियरेंस लेना पड़ता है। फिर अब UN क्लॉज क्या है, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी। तो ये प्रोवाइड करता है EEZ एंड रेगुलेशन ऑफ फॉरेन फ्लैग्ड वेसल्स इन इंटरनेशनल वाटर्स। तो EEZ जो 200 नॉटिकल माइल्स तक है और रेगुलेशन फॉरेन फ्लैग्ड वेसल्स की, उसके लिए परमिशन देता है। फिर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या होती है, एक मैरीटाइम जोन है अप टू 200 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द कोस्ट, वेयर इंडिया हैज़ स्पेशल राइट्स ओवर एक्सप्लोरेशन एंड यूज़ ऑफ मरीन रिसोर्सेज और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। तो 200 नॉटिकल माइल्स, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। आई होप ये क्लियर होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, न्यू गार्सिनिया स्पीसीज़ फाउंड इन आसाम नेम्ड आफ्टर बोटानिस्ट्स मदर। तो एक बोटानिस्ट है, उनके मदर के नाम पे एक स्पीसीज़ का नाम रखा गया है, जो अभी नई स्पीसीज़ मिली है। तो क्या चीज़ की स्पीसीज़ है, बस इसमें यही याद रखना है कि ये ट्री की स्पीसीज़ है, ठीक है। और इसको बोकतोरुआ भी बोलते हैं आसमीज़ में, ये ध्यान रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। उसमें उसके बाद इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इस सेकेंड वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है की हाइलाइट्स में, कि जो डिस्कवरी है वो उसको ऑथर्ड बाय बी बेज भुइया ऑफ द बार्क भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ठीक है। और ये 18 मीटर टॉल एक स्पीसीज़ है। इसमें और भी कुछ और ज़्यादा कुछ काम का नहीं है, तो इस पर आप लोग ज़्यादा फोकस मत करना ये वाले उसमें। अब लीगल प्रोविजंस एनवायरमेंट से रिलेटेड आप सभी तो मुझे आप टिप्स में बता सकते हैं। तो एक है 51A क्लॉज जी, जो फंडामेंटल ड्यूटी है। फिर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट है 2002 का, जो कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पे फोकस करती है और सस्टेनेबल यूज़ एंड इक्विटेबल बेनिफिट शेयरिंग, ठीक है। ये वर्ड्स इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए।
फिर फैक्ट्स में देखते हैं हम, तो स्टेट एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी है एक आसाम में, उसका क्या काम है, रिव्यू प्रपोजल्स फॉर इन्वायरमेंटल क्लियरेंस एंड बायोडाइवर्सिटी असेसमेंट। वैसे ही बार्क कहाँ है, मुंबई में लोकेटेड है और ये कंडक्ट करता है एडवांस रिसर्च इन एनवायरमेंटल साइंस एंड बायोडाइवर्सिटी। फिर फेड्स रेपरेटोरियम है जो एक रेप्यूटेड इंटरनेशनल जर्नल है बोटानिकल टेक्सोनॉमी और प्लांट सिस्टमैटिक्स का। फिर ग्रेसिनिया जीनस क्या है, एडिबल फ्रूट्स के लिए, मतलब ग्रेसिनिया लगा रहेगा मतलब वो एडिबल फ्रूट है, ठीक है। फिर आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ इंडियाज़ फर्स्ट क्लिनिक फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन्स रीओपन्स इन हैदराबाद। तो देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसको ना आप मेंस में यूज़ कर सकते हो एग्जाम्पल के जैसे, ठीक है। तो फर्स्ट क्लिनिक फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन रीओपन्स इन हैदराबाद, तो कहाँ पे, हैदराबाद में। इस अर्लियर नोन एज मित्र क्लिनिक, तो इसका क्या नाम था, मित्र क्लिनिक था, और अभी हैदराबाद में वापस ओपन हो गई है सबरंग क्लिनिक के नाम से मई 2025 में। और ये शट डाउन हो गई थी क्योंकि इसको फंडिंग फ्रीज कर दी गई थी USAID के द्वारा, और अभी किसके अंडर फंक्शन कर रही है, टाटा ट्रस्ट के अंदर, जो हेल्थ ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के हेल्थ केयर पे फोकस करते हैं। ओरिजिनली मित्र क्लिनिक के जैसे स्टैब्लिश हुई थी 2021 में, फिर बाद में बंद हो गई थी जनवरी 2025 में, अभी वापस टाटा ट्रस्ट के अंदर चल रही है। 3000 ट्रांसजेंडर पेशेंट्स हैव बीन ट्रीटेड सिंस क्लिनिक्स इंसेप्शन, ठीक है। अब लीगल प्रोविजंस की बात करते हैं तो आर्टिकल 15 है जिसमें डिस्क्रिमिनेशन प्रोहिबिट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स एंड बाय जुडिशियल इंटरप्रिटेशन, इसमें जेंडर आइडेंटिटी इंक्लूड होती है, ठीक है। अब एक एक्ट है ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2019, जिसमें राइट ऑफ हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन फॉर ट्रांसजेंडर इंडिविजुअल्स, तो उसमें हेल्थ केयर का राइट है, एजुकेशन का राइट है एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। फिर की फैक्ट्स की बात करते हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट इसकी मिनिस्ट्री है, और ये इनिशिएटिव अलाइन करता है इंडिया के नेशनल ट्रांसजेंडर पॉलिसी के साथ, और इसमें कम्युनिटी हेल्थ स्टैंडर्ड्स की बात की गई है, जैसे कि राइट्स बेस्ड अप्रोच अलॉन्ग विद SDG 3 एंड SDG 10। तो SDG 3 क्या है, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, और SDG 10 क्या है, रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी, ठीक है। आई होप ये क्लियर होगा। फिर द नेक्स्ट टॉपिक इज चंदन एंड सबोर टॉप इन डेवलपमेंट टू बी अवॉर्डेड। तो इसके रिलेटेड हम न्यूज़ पढ़ते हैं कि ब्लॉक्स हैं, कहाँ के, बिहार के ब्लॉक्स हैं, तो ये आप लोग BPSC के लिए काफ़ी अच्छे से याद रखिएगा। तो चंदन बांका डिस्ट्रिक्ट में है और सबोर जो भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में है, उनको टॉप 2 एस्पिरेशनल ब्लॉक्स का अवार्ड मिला है इंडिया में। जो 500 बैकवर्ड ब्लॉक्स की जो लिस्ट निकालती है ना नीति आयोग, उसमें ये 2 ब्लॉक्स हैं, ठीक है। और इन्होंने कौन कौन से सेक्टर में अच्छा परफॉर्म किया है, तो हेल्थ, न्यूट्रिशन, एजुकेशन, एग्रीकल्चर एंड सोशल डेवलपमेंट। अब की हाईलाइट्स क्या है कि और भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं बिहार में जो अदर एस्पिरेशनल ब्लॉक्स फ्रॉम बिहार ऑल्सो फीचर इन द रैंकिंग लिस्ट। तो और कौन कौन से हैं, गया के कुछ ब्लॉक्स हैं, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, रोहतास, कटिहार एंड वेस्ट चंपारण। इसमें ये 2 आप लोग ध्यान रखिएगा जिनको अवार्ड मिलने वाला है, चंदन बांका डिस्ट्रिक्ट और सबोर भागलपुर डिस्ट्रिक्ट। अब लीगल प्रोविजंस क्या है, तो आर्टिकल 38 है जो डायरेक्ट करता है स्टेट को टू सिक्योर अ सोशल ऑर्डर फॉर प्रोटेक्शन प्रमोशन ऑफ वेलफेयर, ठीक है, एंड मिनिमाइज इनइक्वालिटीज़। फिर DPSP की बात की जाए तो आर्टिकल 39 है जो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल की बात करता है। आई होप ये क्लियर होगा। फिर की फैक्ट्स में जो भी हमने एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम देखा वो पूछ सकता है किसका है, तो ये नीति आयोग का प्लान है, ठीक है। और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम भी नीति आयोग का था। फिर एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम में क्या है, ये इंप्रूव करना चाहता है गवर्नेंस एंड सर्विस डिलीवरी इन अंडर डेवलप्ड रूरल रीजन्स। अब नीति आयोग की बात करते हैं तो नीति आयोग क्या है, ये एक पॉलिसी थिंक टैंक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जिसने रिप्लेस किया प्लानिंग कमीशन को, और ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पे काम करती है। इसके हेड कौन होते हैं, चेयरमैन कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और हेडक्वार्टर्स इज इन न्यू दिल्ली, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कमिटेड टू ऑनर एंड सपोर्ट आर्टिस्ट सेज बिहार CM। तो बिहार CM बोलते हैं कि हम आर्टिस्ट को हेल्प करेंगे। तो डिग्निटी, रिकॉग्निशन एंड वेलफेयर ऑफ आर्टिस्ट टू इंक्रीज़ द मंथली आर्टिस्ट पेंशन, तो मंथली आर्टिस्ट पेंशन को इंक्रीज़ करने की बात कर रहे हैं। अब इसमें क्या है, जो एल्डरली आर्टिस्ट है ना, जिन्होंने सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन किया बिहार के कल्चरल और आर्टिस्टिक हेरिटेज में, उनके लिए पेंशन बढ़ाई जाएगी। इससे क्या होगा, ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा प्रिजर्विंग बिहार फोक ट्रेडिशन, क्लासिकल आर्ट फॉर्म्स एंड कल्चरल आइडेंटिटी, ठीक है। और ये किस स्कीम का पार्ट है, मुख्यमंत्री कलाकार सम्मान योजना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जिसमें सीनियर सिटीजन्स को हेल्प करते हैं, सीनियर आर्टिस्ट सिटीजन्स को। फिर लीगल प्रोविजंस की बात की जाए कल्चर से रिलेटेड तो आर्टिकल 29(1) है जिसमें इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़ एंड कल्चर ग्रुप को प्रिजर्व करेंगे। फिर आर्टिकल 51(a) क्लॉज F है जिसमें रिच कल्चरल हेरिटेज को प्रिजर्व करना यह हर एक सिटीज़न की ड्यूटी है। और की फैक्ट्स में देखते हैं तो मुख्यमंत्री कलाकार सम्मान योजना है, एक वेलफेयर स्कीम है बिहार गवर्नमेंट की जिसमें मंथली फाइनेंशियल असिस्टेंस और रिकॉग्निशन मिलेगा, और ये प्रमोट करेगा बिहार के कल्चरल हेरिटेज को, ठीक है।
नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज नीति आयोग लॉन्चेस केमिकल इंडस्ट्री पावरिंग इंडियाज पार्टिसिपेशन इन ग्लोबल वैल्यू चेन। ये लॉन्च किया अभी केमिकल इंडस्ट्री से रिलेटेड। तो 3 जुलाई 2025 को एक रोड मैप लॉन्च किया नीति आयोग ने। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नीति आयोग और उसके चेयरमैन कौन है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और ये इंपॉर्टेंट है, सीईओ कौन है? BVR सुब्रमण्यम। ठीक है, इसमें और बाकी ये फैक्ट्स काम का नहीं है, इसको आप इग्नोर कर सकते हैं। सेक्टोरल सिग्निफिकेंस की बात करें तो इंडिया 6th लार्जेस्ट केमिकल प्रोड्यूसर है ग्लोबली। ठीक है, केमिकल इंडस्ट्री कंट्रीब्यूट करती है 7% टू इंडियाज़ GDP और इंडिया हैड अ केमिकल ट्रेड डेफिसिट ऑफ $31 बिलियन। ठीक है, लीगल प्रोविजंस की बात करते हैं तो आर्टिकल 19(1) क्लॉज G है जिसमें फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन एंड कैरी आउट एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस है। और 39 क्लॉज B है जिसमें इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज की बात की गई है। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा। अब हम चलते हैं मेंस वाले पर्सपेक्टिव में। तो मेंस में हम 2 टॉपिक पढ़ेंगे। तो द मेंस में फर्स्ट टॉपिक है केयरफुल क्यूरेशन बिहार्स इलेक्टोरल रोल रिविजन रिस्क एक्सक्लूडिंग शॉर्ट टर्म माइग्रेंट वोटर्स। तो एक क्वेश्चन दे रहा है इस आर्टिकल में कि जो बिहार का इलेक्टोरल रोल का रिविजन हो रहा है ना, वो कहीं ऐसा ना हो कि शॉर्ट टर्म माइग्रेंट वोटर्स को एक्सक्लूड कर दे। तो बिहार में क्या चल रहा है? स्पेशल इंटेंसिव रिविजन चल रहा है इलेक्टोरल रोल का, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने स्टार्ट किया है। तो उससे कंसर्न पैदा हो गया कि रॉन्गफुल एक्सक्लूजन ना हो जाए लैक्स ऑफ वोटर्स का, पर्टिकुलरली शॉर्ट टर्म माइग्रेंट वर्कर्स ड्यू टू स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया फॉर वेरिफिकेशन, क्योंकि इसका वेरिफिकेशन का क्राइटेरिया बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। तो ECI ने स्टेट किया है कि दैट ओनली ऑर्डिनरी रेसिडेंट्स विल क्वालिफाई फॉर इंक्लूजन इन द रोल। तो ऑर्डिनरी जो रेसिडेंट्स हैं वो बस क्वालिफाई करेंगे। अब की इशूज़ एंड हाईलाइट्स क्या है कि शॉर्ट वेरिफिकेशन विंडो है। जो माइग्रेंट वोटर्स हैं वो अप्रॉक्सीमेटली 20% ऑफ द वोटिंग पॉपुलेशन है बिहार की, वो आ नहीं पा रहे अपने आप के, मतलब वेरिफिकेशन विंडो के टाइम आ नहीं पा रहे हैं, जो अभी 31 जुलाई 2025 को एंड हो रहा है। ठीक है, फिर लीगल प्रोविजंस की बात की जाए तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 में क्या है? अ पर्सन एब्सेंटिंग हिमसेल्फ टेम्पररीली डज नॉट सीज टू बी एन ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। तो बोल रहा है कि यदि वो इंसान उस टाइम आ नहीं पा रहा है तो ऐसा नहीं कि वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट नहीं है। फिर इससे माइग्रेंट्स पे क्या इम्पैक्ट होगा कि बिहार में क्या सिग्निफिकेंट मेल माइग्रेंट पॉपुलेशन है जो जेंडर स्क्यूड रेशियो को रिप्रेजेंट करता है। तो उससे क्या होगा? लोकसभा इलेक्शन में विथ ओनली 917.5 विमेन फॉर एवरी 1000 मेन रजिस्टर्ड ऑन रोल्स डिस्पाइट हायर टर्नआउट अमॉन्ग विमेन। तो इसमें ना मेन बहुत ज़्यादा कम रजिस्टर्ड है। फिर कंपैरेटिव कंटेक्स्ट देखेंगे तो सिमिलर माइग्रेंट रिलेटेड इलेक्टोरल डायनेमिक्स राजस्थान में, झारखंड में देखा गया, हिमाचल प्रदेश में देखा गया, लेकिन ये और ज़्यादा इशू है बिहार में। इससे कंसर्न्स क्या है? शॉर्ट टर्म माइग्रेंट्स पे बहुत ज़्यादा इशू होगा। फिर उसके बाद वोटर टर्नआउट पे इम्पैक्ट करेगा और इलेक्टोरल रोल डिसप्रपोर्शनेट बनेगी जो एक्सक्लूड कर सकती है माइग्रेंट्स को। लेकिन इसके लिए सॉल्यूशन क्या है कि डिवाइस प्रैग्मेटिक सॉल्यूशन डिवाइस करना चाहिए जिसमें वेरिफिकेशन मेथड्स को अपडेट किया जा सके। और पॉलिटिकल वॉइस ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये टर्म याद रखना। उसको हमको स्ट्रेंथन करना है री रजिस्ट्रेशन वाले प्रोसेस से, जिससे कि इंटीग्रिटी ऑफ इलेक्टोरल रोल मेंटेन हो सके। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं सेक्युलरिज्म सोशलिज्म आर द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो एक आर्टिकल आया था जिसमें सोशलिज्म और सेक्युलरिज्म की बात करी कि कैसे वो स्पिरिट है कॉन्स्टिट्यूशन के। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ लीडरशिप ने जो लीडरशिप है उन्होंने बोला है कि हमको सोशलिज्म और सेक्युलरिज्म वर्ड रिमूव करना है फ्रॉम द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और ये कब इंसर्ट हुए थे? ये प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976, जब इमरजेंसी पीरियड था उस टाइम ये ऐड किए गए थे। इसके की इश्यूज़ क्या हैं? फाउंडेशनल वैल्यूज़ हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन इज़ नॉट मियरली अ लीगल डॉक्यूमेंट बट एम्बॉडीज़ द आइडियल्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ इंडियाज़ एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल। तो ये सिर्फ लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है जबकि हमारे आइडियल्स को शोकेस करता है। सोशलिज्म रिफ्लेक्ट करता है सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस, वेलफेयर स्टेट और इरेडिकेशन ऑफ इनइक्वालिटी। ये वर्ड्स इंपॉर्टेंट है। अब सेक्युलरिज्म क्या है कि रिलीजियस न्यूट्रलिटी है, ये दिखाता है। अब इसमें क्या है? लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस की बात की जाए यदि, तो प्रीएम्बल है जो प्रॉमिस करता है जस्टिस सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। तो कौन कौन सी टाइप की जस्टिस? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, और इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। ठीक है, और ऐसा बोला जा रहा है कि ऐसा नहीं कि 42nd अमेंडमेंट के पहले हमारे पास ये प्रोविजंस नहीं थे। 42nd अमेंडमेंट के पहले भी कुछ आर्टिकल्स थे जैसे 38, 39, 41, 42, 43 DPSP के, जो सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स को शो करते थे। वैसे ही आर्टिकल 14 और 15 थे जो प्रिवेंट करते थे कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए रिलीजन के बेसिस पे। तो मतलब सेक्युलर था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। और फिर आर्टिकल 25 से 28 भी पहले से था जिसमें फ्रीडम ऑफ रिलीजन और रीइंफोर्स करने की बात की गई थी सेक्युलरिज्म को।
कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स भी पहले से थे जो प्रोटेक्ट करते माइनॉरिटी राइट्स को और रीअफर्म करते सेक्युलरिज्म को। लेकिन क्या हुआ, फिर बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन आया, सुप्रीम कोर्ट ने इनोवेट किया था ये डॉक्ट्रिन। कौन से केस में आया था? केशव नंद भारती केस में, ठीक है। तो उस टाइम उसके बाद जो अलग अलग केसेस हुए उसमें सेक्युलरिज्म को बेसिक फीचर, बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट माना गया। लेकिन आरएसएस का स्टैंड क्या और उसका क्रिटिसिज्म क्या है कि वो बोलते हैं कि ये अटेम्प्ट है टू क्रिएट एन ऑपरेसिव मेजॉरिटेरियन स्टेट, ठीक है। आरएसएस जो ऐसा कर रहा है वो मेजॉरिटेरियन स्टेट बनाना चाह रहा है और हिंदू राष्ट्र की आइडियोलॉजी को रीइंफोर्स कर रहा है। फिर बी आर अम्बेडकर का विजन क्या था कि उन्होंने जो फाइनल स्पीच दी थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 1949 में, उसमें एम्फेसाइज किया था इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी अलाइनिंग विद सोशलिज्म एंड सेक्युलरिज्म। लेकिन अब कंसर्न्स क्या है कि यदि ये दोनों चीज़ हटा देंगे, सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म, तो एक कोर वैल्यूज़ है जो लिबर्टी की, इक्वालिटी की, फ्रेटर्निटी की, जस्टिस की और रिलीजियस फ्रीडम की, उसको हैम्पर करेगा। और ये हो सकता है मेजॉरिटेरियनिज्म को प्रमोट करे और प्रोटेक्शन को इरोड कर दे जो माइनॉरिटीज़ को मिलता है। अब इसके लिए वे फॉरवर्ड क्या है कि अभी नीड है पब्लिक डिबेट और लीगल सेफगार्ड्स की, और पॉलिटिकल लीडर्स, सिविल सोसाइटी और जुडिशरी को कलेक्टिवली रेजिस्ट करना चाहिए कोई भी अटेम्प्ट जिससे कि प्रीएम्बल में कोई अमेंडमेंट कोई कर सके, तो ये नहीं होना चाहिए। सिटीजन सिविक अवेयरनेस एंड कॉन्स्टिट्यूशनल लिटरेसी शुड बी प्रमोटेड, जिससे कि सिटीजन्स का जो कमिटमेंट है सोशलिज्म के लिए, सेक्युलरिज्म के लिए और डेमोक्रेसी के लिए वो अच्छा और अच्छा हो सके, ठीक है। तो आई होप ये आपको दोनों टॉपिक क्लियर होंगे एज वेल एज प्रीलिम्स के टॉपिक भी। अब शाम को हम करेंगे प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस के क्वेश्चन, ठीक है। तो अब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद एंड ऑल द बेस्ट।